देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं मुस्लिम फ्रीडम फाइटर मगफूर अहमद एजाजी के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। नाजरीन, हिंदुस्तान आज 75 साल यौम आज़ादी पूरे जोश और खरोश के साथ मना रहा है। इस आज़ादी के पीछे हर कौम के लोगों ने कुर्बानी दी है, लेकिन अफसोस आज मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे तो लाखों की तादाद में मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर अपनी जानों की बाजी पेश कर दी, लेकिन अफसोस हम लोग उनके नामों को मिटने से बचा नहीं सके। लेकिन जो बचे हुए नाम हैं तारीख में, तो कम से कम उनको तो याद रखना ज़रूरी है ताकि आने वाली जनरेशन को भी पता चलता रहे। सिटी इंडिया न्यूज़ हिंदुस्तान के 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर गुज़िश्ता हफ्ते भर से एक सीरीज पेश कर रहा है, जिसमें हर दिन एक मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। तो आइए आज उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए एक और मुस्लिम फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है मगफूर अहमद एजाजी, इनके बारे में भी हम आपको तफसील से बताते हैं। मगफूर अहमद एजाजी सन 1900 ईस्वी में पैदा हुए। वो बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक सियासी कारकुन थे जो हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में नुमाया थे। उन्होंने शौकत अली बेगम, मोहम्मद अली, अब्दुल मजीद दरियाबादी, आज़ाद सुबहानी, अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद और दिगर के साथ ऑल पार्टनर्स कॉन्फ्रेंस और ऑल मुस्लिम पार्टनर्स कॉन्फ्रेंसों में नेहरू रिपोर्ट पर मरकज़ी खिलाफत कमेटी की नुमाइंदगी की। मोहम्मद अली जौहर की हिदायत पर उन्होंने खिलाफत कमेटी कलकत्ता का चार्ज संभाला। उन्हें सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में एक एहतजाजी मार्च में शिरकत करते हुए गिरफ्तार किया गया था। बाद अज़ां उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने 1928 में पटना में साइमन कमीशन के खिलाफ मुजाहिरों की क़यादत की। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर 1934 के नेपाल इंडिया ज़लज़ले के दौरान इमदादी कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर काम किया, जो कि हिंदुस्तान की तारीख के बदतरीन ज़लज़लों में से एक था। उन्होंने कई इमदादी कैंप चलाए जो मुतासिरा लोगों को खुराक और रिहाइश फराहम करते थे। 1941 में उन्होंने इनफरादी सिविल नाफरमानी में शमूलियत अख्तियार की और लोगों को मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया। मुजफ्फरपुर में ऐसे ही एक हुजूम के दौरान जब वो एक पुरअमन एहतजाज की क़यादत कर रहे थे, मुकामी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से एजाजी और उनके पैरोकारों को शदीद चोटें आईं। 25 जुलाई 1942 को अपने बड़े बेटे की मौत के बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया और 8 अगस्त 1942 में AICC को बम्बई में मुनक़िदा इजलास में शिरकत की, जहां उन्होंने बरतानवी हुकूमत से मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा करने वाले करारदाद को मंजूर करने में अहम किरदार अदा किया। तहरीक में उनकी सरगर्म शमूलियत की वजह से उनके नाम से वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया गया। उनके घर पर सर्च ऑपरेशन किया गया। उन्होंने उसे चुपके से काम करने पर मजबूर किया। आखिरकार इस तहरीक को रोकने के लिए बरतानवी हुक्काम ने उन्हें गिरफ्तार करके दीगर कौमी रहनुमाओं के साथ सलाहों के पीछे डाल दिया था। एजाजी ने मोहम्मद अली जिन्ना के 2 कौमी नज़रिया और अलहदा पाकिस्तान के क़याम की मुखालिफत की थी। उन्होंने जिन्ना के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुकाबला करने के लिए 1940 में ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी और इसके पहले जनरल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। मुखालिफिन उनके घर पर खेबों की शक्ल में आते थे, अमली तौर पर थूकते थे और नारे लगाते थे। उन्होंने अपनी सियासत को 1940 की दहाई की तकसीम की सियासत के खिलाफ जोर दिया। आज़ादी की दौड़ में हिंदुस्तानी मंजरनामे की बढ़ती हुई फ़िरक़ावारियत के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने इस यकीन पर कायम रहे कि मुसलमान और हिंदू बाहमी ताउन और मुश्तरका भलाई के लिए मिलकर काम करके मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। एजाजी उर्दू ज़बान के शायर और अदीब होने के साथ साथ खतीब भी थे। उनके कागजात, डायरियाँ, खतूत और फाइलें नई दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी, नई दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स और पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में महफूज है। हुकूमत हिंदुस्तान के लाल किले, दिल्ली के आज़ादी की दीवानी म्यूजियम में उनकी तस्वीर को सुर्खी के साथ सजाया गया है। जिन्ना के 2 कौमी नज़रिए की मुखालिफत की और उसका मुकाबला करने के लिए ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम लीग की भी बुनियाद रखी। एजाजी का इंतकाल 26 सितंबर 1966 को मुजफ्फरपुर में उनके अपने रिहाइश गाह एजाजी हाउस में हुआ। उनकी नमाज जनाजा में हज़ारों लोगों ने शिरकत की, जो कि तारीखी तिलक मैदान में अदा की गई। ये ज़मीन खुद एजाजी की जमा करदा फंड्स और अतियात से खरीदी गई थी।
یہ شہر کی تاریخ میں کسی جنازے کے جلوس کے لیے اب تک کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ انہیں حاجی محمد پور قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ صدر فخر الدین علی احمد نے جدوجہد آزادی کے دوران ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں سب سے آگے تھے۔ ان کی زندگی کی کہانی ملک کے ایک اہم دور کی منفرد اور دلچسپ کہانی ہے۔ آچاریہ جے پی کرپلانی نے کہا، ڈاکٹر اعجازی ایک عظیم محب وطن، انسانیت کے ایک سرشار خادم اور ایک پیارے دوست تھے۔ ان جیسے بے لوث محب وطن نایاب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی موت معاشرے کے لیے ایک نقصان ہے۔ مصنف کلام حیدری اور ناول نگار اور صحافی معین شاہد نے انہیں اردو زبان کے لیے خدمات کے لیے بابا اردو بہار یعنی بہار میں اردو کا باپ کہا۔ صحافی اور شاعر وفا ملک پوری نے انہیں اردو زبان کا پرانا مجاہد شدہ بھی قرار دیا۔ مظفر پور میونسپل بورڈ نے ان کی رہائش گاہ کی طرف جانے والی سڑک کا نام ڈاکٹر اعجازی مارگ رکھا۔ حکومت آزادی کے امرت مہوتسو کے موقع پر ہندوستان نے انہیں ہندوستانی آزادی کی جدوجہد کے گمنام ہیروز میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو بھارت کی آزادی کے 75 سال اور اس کے لوگوں کی ثقافت اور کامیابیوں کی شاندار تاریخ کو منانے اور اس کی یاد منانے کے لیے حکومت ہند کی ایک پہل ہے۔ یونان میں ہندوستان کا سفارت خانہ انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہے کیونکہ ہندوستان اپنی آزادی کے 75 سال کا جشن منا رہا ہے۔ حکومت ہندوستان کے لال قلعہ دہلی کے آزادی کے دیوانے میوزیم میں ان کی تصویر کو سرخی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ جناح کے دو قومی نظریے کی مخالفت کی اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آل انڈیا جمہور مسلم لیگ کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ لال قلعہ احاطے میں آزادی کے دیوانے میوزیم ان گمنام ہیروز کے لیے وقف ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ یہ ایک منفرد نوعیت کا میوزیم ہے جس کا مقصد نوجوان نسلوں کو تحریک دینا، انہیں آزادی کی قیمت سے آگاہ کرنا اور انہیں آگاہ کرنا ہے کہ وہ آزادی کو اس قدر معمولی نہ سمجھیں کیونکہ آزادی کو عظیم جنگجوؤں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر حاصل کیا تھا۔ میوزیم کو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے بنایا تھا جس میں کثیر حسی تجربات زائرین کو مشغول کرنے کے لیے ڈیگبن نے مشترکہ طور پر تخلیق کیے تھے۔ یہ ایک 2 منزلہ عمارت میں واقع ہے اور اسے 22 زونوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس کا اہتمام 1857 سے 1947 کے دوران ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا گیا ہے جنہوں نے ہندوستانیوں کو ایک آزاد ملک کا تحفہ دیا تھا۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے خیال رکھیے۔